गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा बी एड थर्ड ईयर, विषय राजनीति विज्ञान पाश्चात्य विचारक और टॉपिक है पाश्चात्य विचारक थॉमस हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत। देखिए स्टूडेंट, हमने कल थॉमस हॉब्स का जीवन परिचय और संपूर्णता संबंधी विचारों को जाना था। थॉमस हॉब्स को संपूर्णता का प्रमाणिक व्याख्याता माना जाता है। थॉमस हॉब्स ने अपने शासक को सभी बाधाओं से मुक्त कर दिया, शासक को निरंकुश शक्ति प्रदान की। उसी क्रम में हम आगे राज्य की उत्पत्ति में थॉमस हॉब्स का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है उसका अध्ययन करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, राज्य की उत्पत्ति में सामाजिक समझौता सिद्धांत का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। 17वीं व 18वीं सदी में राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत का बहुत महत्व प्रावधान था, बहुत महत्व इसको दिया गया। राज्य की उत्पत्ति में सामाजिक समझौता सिद्धांत राज्य को ईश्वरीय एवं प्राकृतिक नहीं मानता, बल्कि मानवीय संस्था मानता है। क्या मानता है? मानवीय संस्था मानता है। और इस बात पर बल देता है कि राज्य की उत्पत्ति एक सामाजिक समझौते के परिणाम के तहत हुई है। राज्य की उत्पत्ति में सामाजिक समझौता सिद्धांत का बहुत महत्व है। सत्रहवीं व 18वीं सदी में सामाजिक समझौता सिद्धांत का राज्य की उत्पत्ति में बहुत योगदान है। यह सिद्धांत देवीय सिद्धांत के विरुद्ध आया। देवीय सिद्धांत के विरुद्ध आया। जो देवीय सिद्धांत राज्य को प्राकृतिक व ईश्वरीय संस्था मानता था। राज्य की उत्पत्ति में सामाजिक समझौता सिद्धांत का बहुत बड़ा महत्व है और 17वीं 18वीं शताब्दी में तो इस सिद्धांत ने बहुत बड़ा राज्य की उत्पत्ति में बहुत बड़ा योगदान दिया है। यह सिद्धांत देवीय सिद्धांत के विरुद्ध में आया। किसके विरुद्ध में आया? देवीय सिद्धांत के विरुद्ध में आया, क्योंकि देवीय सिद्धांत
राज्य को मानवीय, डेवी सिद्धांत राज्य को प्राकृतिक व ईश्वरीय संस्था मानता है, जबकि सामाजिक समझौता सिद्धांत राज्य को मानवीय समझौता मानता है, मानवीय संस्था मानता है। और सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौता सिद्धांत के तहत हुई है। तो सामाजिक समझौता सिद्धांत राज्य को कैसी संस्था मानता है? मानवीय संस्था मानता है। कैसी मानता है? मानवीय संस्था मानता है। और जिसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? एक सामाजिक समझौता सिद्धांत के तहत हुई है। इसी क्रम में हम थॉमस हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत पढ़ेंगे। सामाजिक समझौता सिद्धांत की जो वैज्ञानिक व्याख्या की वो रिचर्ड हुकर ने की। सामाजिक समझौता सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या रिचर्ड हुकर ने की। और इस सिद्धांत का पालन पोषण स्पोंजा ने किया। लेकिन इस सिद्धांत की विधिवत रचना किसने की? इस सिद्धांत सामाजिक समझौता सिद्धांत की विधिवत रचना की थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जीन जैक रूसो ने। सामाजिक समझौता सिद्धांत की विधिवत रचना हॉब्स, लॉक और रूसो द्वारा की गई। हॉब्स, लॉक और रूसो के द्वारा विधिवत सामाजिक समझौता सिद्धांत की रचना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। थॉमस हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत पर चर्चा कर रहे हैं। हॉब्स की राजनीतिक विचारधारा का सर्वप्रथम स्थान यदि किसी का है तो वह सामाजिक समझौता सिद्धांत। हॉब्स की राजनीतिक विचारधारा में सर्वप्रथम स्थान किसका है? सामाजिक समझौता सिद्धांत का है। स्थान सामाजिक समझौता सिद्धांत का है। हॉब्स ने सामाजिक समझौता सिद्धांत में सर्वप्रथम मानव स्वभाव का अध्ययन किया है।
किसका अध्ययन किया है? मानव स्वभाव का अध्ययन किया है। हाब्स का मूल मंत्र है कि स्वयं को पढ़ो। किसको पढ़ो? स्वयं को पढ़ो। और वह इस बात पर बल देता है कि मानव समाज का प्रत्येक अध्ययन मानव स्वभाव के चिंतन से प्रारंभ होना चाहिए। हाब्स का मत है कि आदमी व्यक्ति खुद को पढ़े, स्वयं को पढ़े, और तब जाकर पता लगेगा कि उसका स्वभाव कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है। और इसलिए उसने इस बात पर उसका मत यह है, इस बात पर उसने बल दिया है कि मानव समाज का प्रत्येक अध्ययन मानव स्वभाव के चिंतन से प्रारंभ होना चाहिए। सबसे पहले मानव स्वभाव। मानव स्वभाव हाब्स का मत है, हाब्स का मूल मंत्र है, मूल मंत्र है स्वयं को पढ़ो। इसने कहा है, ये आपने स्वयं को पढ़ो। और हाब्स इस बात पर बल देता है कि मानव समाज का प्रत्येक अध्ययन मानव स्वभाव के चिंतन से प्रारंभ होना चाहिए। मानव स्वभाव के चिंतन से प्रारंभ होना चाहिए। स्वयं को पढ़ो, स्वयं को जानो, तब जाकर आपको पता लगेगा कि आपका स्वभाव कैसा है। और हाब्स ने मानव को एक स्वार्थी, झगड़ालू, ईर्ष्यालु, भयग्रस्त प्राणी माना है। और अपने स्वार्थ के लिए मनुष्य निरंतर संघर्ष करता रहता है। उसकी तीव्र इच्छा है यश और शक्ति को प्राप्त करना, यश और शक्ति को प्राप्त करना है। हाब्स ने मनुष्य में कहीं भी दया, धर्म, सद्भावना, निस्वार्थ गुण नहीं माने हैं। ऐसा था हाब्स का प्राणी, हाब्स के मानव का स्वभाव। आगे बढ़ते हैं इसमें। हाब्स ने मानव को स्वभाव से झगड़ालू, स्वार्थी, भयग्रस्त प्राणी माना है। और अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए वह संघर्ष करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, हमेशा युद्ध की स्थिति में रहता है।
हाब्स के मत में मानव स्वभाव में दया, धर्म व निस्वार्थ भावना के गुण नहीं है। उसमें कोई दया नहीं है, कोई निस्वार्थ भावना नहीं है, कोई धर्म की भावना नहीं है। उसका प्राणी कैसा है? स्वभाव से स्वार्थी, झगड़ालू, ईर्ष्यालु और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए निरंतर लड़ता रहता है। उससे केवल एक इच्छा है, अपनी शक्ति में वृद्धि करना और अपने यश में वृद्धि करना है। तो ऐसा है हाब्स के मानव का स्वभाव। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है प्राकृतिक अवस्था। प्राकृतिक अवस्था हाब्स ने राज्य की उत्पत्ति के पूर्व की अवस्था को प्राकृतिक अवस्था की संज्ञा दी है। प्राकृतिक अवस्था की संज्ञा दी है। संज्ञा दी है यानी कि हाब्स ने राज्य की उत्पत्ति से पूर्व की अवस्था को क्या कहा है? प्राकृतिक अवस्था कहा है। और हाब्स की जब मानव स्वभाव खराब है, दुष्ट है, झगड़ालू है, तो प्राकृतिक अवस्था भी वैसी होगी। तो हाब्स ने प्राकृतिक अवस्था की जो कल्पना की है वो अराजकता की अवस्था है, संघर्ष की अवस्था है और निरंतर युद्ध की अवस्था है। हाब्स ने प्राकृतिक अवस्था को कैसे बताया है? अराजकता की अवस्था, मत्स्य की अवस्था, संघर्ष की अवस्था, और व्यक्ति उसमें कैसे रहता है? निरंतर युद्ध में रहता है। हाब्स की प्राकृतिक अवस्था अराजकता की अवस्था है। कैसी अवस्था है? अराजकता, संघर्ष व निरंतर युद्ध की अवस्था में रहता है। युद्ध की अवस्था है। और हाब्स ने मानव स्वभाव में संघर्ष के 3 कारण बताए हैं। हाब्स ने मानव स्वभाव में संघर्ष 3 कारण बताए। पहला है प्रतिस्पर्धा, दूसरा है यश और तीसरा है भय। मानव संघर्ष के 3 कारण बताए हैं। मानव संघर्ष के 3 कारण। पहला है प्रतिस्पर्धा, दूसरा है यश और तीसरा है भय। इन सब के कारण प्राकृतिक अवस्था अराजकता की अवस्था बन जाती है। हाब्स की प्राकृतिक अवस्था, हाब्स की प्राकृतिक अवस्था में शक्ति ही सत्य है। शक्ति ही सत्य है
कहावत सिद्ध होती है, शक्ति ही सत्य की जैसी अवस्था है। अर्थात जिसके पास लाठी है उसी की भैंस। यानी कि आप से कहना चाहता है कि जिसके पास शक्ति है वह है जो कुछ चीज लेना चाहता है ले सकता है, और अपने पास उतने समय तक रख सकता है जितनी उसके पास उस समय तक शक्ति है। तो यह अवस्था दुख की अवस्था है। मानव हमेशा दुखी रहता है। इस अवस्था में कोई प्रगति नहीं है, न उद्योग है, न कल कारखाने, न यातायात है, न कोई संस्कृति है, किसी प्रकार की अवस्था नहीं है। यह केवल अराजकता की अवस्था है, इसमें कोई प्रगति नहीं है। तो इस प्रकार की यह प्राकृतिक अवस्था है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है अगला, समझौते के कारण। समझौते के कारण। जब प्राकृतिक अवस्था झगड़ालू अराजकता की स्थिति थी तो निश्चित रूप से अपने जीवन संपत्ति की असुरक्षा और मृत्यु के भय के कारण लोगों ने एक राजनीतिक समाज का निर्माण करने का निर्णय लिया कि हम एक ऐसा समाज का निर्माण करें जिसमें हमारा जीवन संपत्ति सुरक्षित रहे। तो ऐसी भावना से प्रेरित होकर लोगों ने एक राजनीतिक समाज का निर्णय लिया, जिसमें सबसे प्रमुख जो चीज है वो है जीवन संपत्ति की सुरक्षा। इन जीवन संपत्ति की सुरक्षा और मृत्यु के भय के कारण लोगों ने एक राजनीतिक समाज का निर्माण लिया, और एक राजनीतिक समाज का निर्माण कर और राजनीतिक समाज के निर्माण के अंदर एक समझौता किया। तो समझौते का स्वरूप क्या है? समझौता का स्वरूप समझौता का स्वरूप है कि नागरिक समाज का निर्माण करने के लिए व्यक्तियों ने मिलकर एक समझौता किया। नागरिक समाज का निर्माण करने के लिए व्यक्तियों ने एक समझौता किया, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति ने अपने अधिकारों को एक समूह या एक व्यक्ति को प्रदान कर दिया। इस समझौते में शासक समझौते का पक्षकार नहीं है, क्योंकि समझौता व्यक्तियों के मध्य हुआ है। और इस समझौते से जिस राज्य की उत्पत्ति हुई है वह निरंकुश शासक कैसा होगा? निरंकुश और सर्व शक्तिशाली होगा। नागरिक समाज के निर्माण के लिए व्यक्तियों ने मिलकर एक समझौता किया। जिसमें सबसे खास बात थी ये, जिसमें व्यक्तियों ने अपने सभी अधिकार एक शासक को सौंप दिए। जिसमें व्यक्तियों ने अपने सभी अधिकार एक व्यक्ति या समूह को प्रदान कर दिया। ये सबसे बड़ी बात थी कि सभी व्यक्तियों ने मिलकर समझौता किया और समझौते में अपने जो अधिकार थे वो एक समूह या व्यक्ति को प्रदान कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। समझौते की विशेषता क्या रही है? सामाजिक समझौते की विशेषता,
सामाजिक समझौते की विशेषताएं। नंबर 1, समझौता सामाजिक और राजनीतिक दोनों है। समझौता सामाजिक व राजनीतिक दोनों है। समझौता सामाजिक और राजनीतिक दोनों है, यानी कि एक साथ समाज और राज्य दोनों की स्थापना होती है। समझौता व्यक्तियों के मध्य हुआ है, व्यक्तियों के मध्य हुआ है। शासक इसका पक्षकार नहीं है। आत्मरक्षा एक अधिकार जनता ने अपने पास रखा, केवल आत्मरक्षा का अधिकार को छोड़कर बाकी सब अधिकार शासक को प्रदान कर दिए हैं। आत्मरक्षा के अधिकार को छोड़कर बाकी सभी अधिकार शासक को प्रदान कर दिए हैं। केवल अपने पास आत्मरक्षा का अधिकार बनाया कि आत्मरक्षा केवल हाफ्स जनता को, व्यक्ति को केवल आत्मरक्षा का अधिकार देता है, बाकी अन्य कोई अधिकार नहीं देता है। और एक और विशेषता है कि संप्रभु के आदेश ही कानून है। संप्रभु के आदेश ही कानून है। समझौता की विशेषताएं, समझौता राजनीतिक और सामाजिक दोनों एक साथ समाज और राज्य की स्थापना होती है। समझौता व्यक्तियों के मध्य हुआ है, शासक पक्षकार नहीं है। आत्मरक्षा के अधिकार को छोड़कर बाकी सब अधिकार जनता ने शासक को प्रदान कर दिया। संप्रभु का आदेश ही कानून है, अतः प्रजा को विद्रोह करने का अधिकार भी नहीं है। तो ये हाब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत है और इस समझौता सिद्धांत तहत एक राज्य की उत्पत्ति होती है। लेकिन इस सिद्धांत में कुछ दोष भी हैं। मनुष्य के स्वभाव की एकांगी व्याख्या की गई है। मनुष्य के स्वभाव में केवल एक ही गुण नहीं है कि वह स्वार्थी नहीं है, उसमें दया की भावना होती है। दूसरा, राज्य कृत्रिम संस्था नहीं है। आपने राज्य और सरकार में अंतर नहीं कर पाया है, जबकि वर्तमान में देखें राज्य अलग होता है, सरकार अलग होती है। जो भी विद्रोह होता है राज्य के विरुद्ध विद्रोह नहीं होता, सरकार के विरुद्ध विद्रोह होता है। और निरंकुश शासक के हाथ में सत्ता सौंप देना, यह सबसे बड़ी पाप की भूल है। क्यों? क्योंकि निरंकुश शासक निश्चित रूप से अत्याचारी होता है। तो आज हमने आपके सामाजिक समझौता सिद्धांत का अध्ययन किया। आप इसको ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ें इसको। धन्यवाद।